Hi everyone, my name is Harshita Khurana and I welcome you on the Mentors YouTube channel. So guys, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं on how to prepare for integrated MSc PhD interviews for IISc, ISER, IACS, NICER या बेसिकली कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि इंटीग्रेटेड MSc PhD के लिए इंटरव्यूज लेता है, उस इंटरव्यू के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, ये जो वीडियो है ये किस बेसिस पे बनाई गई है, ये जो पॉइंट्स या जो फीडबैक मुझे स्टूडेंट से मिला है हु आर स्टडिंग इन आईएससी आईसर, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो वहां पर पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, उनसे जो मुझे फीडबैक मिला है वो सब पॉइंट्स मैंने कलेक्ट किए हैं और उनके बेसिस पे ये वीडियो बनाई है। तो ध्यान से पूरी वीडियो को एंड तक देखना और जितने भी पॉइंट्स हैं उनको ध्यान रखना। आई एम वेरी श्योर कि अगर आप ये सारे पॉइंट्स को फॉलो करोगे तो आप कोई भी इंटरव्यू हो, या तो इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी का या इन जनरल केमिस्ट्री रिलेटेड कोई भी इंटरव्यू अगर आपको देना है तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी एंड आई एम वेरी श्योर दैट यू विल बी एबल टू क्रैक इट इफ यू विल फॉलो ऑल द पॉइंट्स। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आप मुझसे पूछोगे कि मैम इंटरव्यू में तो सामने इतना बड़ा पैनल बैठा होता है, वो तो कोई भी रैंडमली क्वेश्चंस पूछने लग जाएंगे, तो मैं कौन से टॉपिक पे फोकस करूं, क्या करूं, कैसे मुझे शुरू कैसे करनी चाहिए प्रिपरेशन। तो देखो, बहुत सारी प्रिपरेशन तो मैं ये बोलूंगी कि आपकी ऑलरेडी हो रखी है, बिकॉज आई एम वेरी श्योर कि आपने आईआईटी जैम के लिए प्रिपेयर किया होगा या एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया होगा, तो वो भी एक तरह से आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन ही है। बट इंटरव्यू के लिए आपको क्या स्पेशल करना है, फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि आपको ना एक टॉपिक प्रिपेयर करना होता है। अब वो एक टॉपिक क्या होता है उसको जरा समझेंगे। देखो, जनरली जब भी आप इस तरह के इंटरव्यूज में जाते हो तो ऐसा नहीं है कि वो आपसे कोई भी रैंडमली क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देते हैं, नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यू में आपसे ही पूछा जाता है कि अच्छा आप अपना कोई फेवरेट टॉपिक बताओ या कोई टॉपिक बताओ जिससे हम आपसे क्वेश्चंस पूछना शुरू करें। ये आपका चांस होता है इंटरव्यू को अपनी तरह से ड्राइव करने का। ओके, ये वो चांस होता है जहां पर आप अपनी स्ट्रेंथ को शो कर सकते हो और उस इंटरव्यू को उस डायरेक्शन में लेके जा सकते हो जहां आप चाहते हो। तो इस पॉइंट पर यार हवाबाजी नहीं करनी है। मतलब इस पॉइंट पर आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए नहीं बोलना है कि मैम मेरे से तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस पूछ लो या सर आप ऑर्गेनिक सिंथेसिस पूछ लो। ऐसे टॉपिक्स नहीं बोलने हैं जो फैंसी लगे बट आपको आते ना हो। ऐसे टॉपिक बोलो चाहे सिंपल भी हो बट आपको अच्छे से आता हो, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि आपको एक टॉपिक ऐसा प्रिपेयर करके जाना है जो आप इन डेप्थ प्रिपेयर करके जाओगे। ठीक है, तो कोशिश ऐसी करनी है कि उसमें आप वो टॉपिक चूज करो जिसके साथ नंबर वन आप कंफर्टेबल हो और दूसरा वो टॉपिक बहुत ज्यादा ब्रॉड ना हो ताकि जो क्वेश्चंस है उनका स्कोप थोड़ा लिमिट हो सके। अदरवाइज अगर बहुत ब्रॉड टॉपिक बोल देते हो और उसमें किसी भी तरह के क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिए गए तो वो आपके लिए ही नेगेटिव प्ले रोल प्ले कर जाता है, राइट। कि आपने तो बोला था कि आप कॉन्फिडेंट हो और आप इसी को आंसर नहीं कर पा रहे हो। तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री आपको अच्छी लगती है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री जैसे टॉपिक्स चूज कर सकते हो। इनऑर्गेनिक अगर अच्छी लगती है तो कोऑर्डिनेशन या ऑर्गेनोमेट्रिक्स जैसे टॉपिक्स चूज कर सकते हो। अगर ऑर्गेनिक पसंद है तो मैं पर्सनली आपको ये सजेशन दूंगी कि ऑर्गेनिक सिंथेसिस ब्रॉडली मत बोल देना। अगर आपको उसमें से स्पेसिफिक कोई लगता है जैसे रेट्रोसिंथेसिस वगैरह अगर आपको लगता है वो आप बोल दो, लेकिन उसमें भी कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक बोलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ऑर्गेनिक सिंथेसिस बहुत ब्रॉड होती है। इसी तरह से एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत अच्छा टॉपिक है जो आप कह सकते हो कि मुझे आता है, क्योंकि उसके क्वेश्चंस ना काफी अच्छे और सिंपल होते हैं, आप इजीली आंसर कर पाओगे। तो ये मेरा एक आपको जो है ना इंपॉर्टेंट सजेशन रहेगा कि टॉपिक ऐसा बोलना जो आपको अच्छे से आता हो, जिसकी प्रिपरेशन आपने अच्छे से की हो और जिसका स्कोप बहुत ब्रॉड ना हो, थोड़े लिमिटेड क्वेश्चंस उसमें से बन पाए, इस तरह से। और आपको इसमें ना यार एक और बात ध्यान रखनी है कि जिस टॉपिक को आप प्रिपेयर करके जाओगे ना उसको सिर्फ नोट से नहीं, उसको बुक से भी प्रिपेयर करके जाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रिपेयर करके जा रहे हो तो कोशिश करो कि एटलीस्ट क्लेडन देख लो या पाविया जो बुक है वो देख लो। बुक से प्रिपेयर करके जाओगे तो ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता है टॉपिक्स में। उसका रीजन ये है क्योंकि आपसे न्यूमेरिकल्स कोई नहीं पूछेगा, आपसे पूछे जाएंगे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने कंसेप्ट को जो है बुक्स के थ्रू स्ट्रॉन्ग बनाकर जाओ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहती थी। सेकेंड यार ये है कि ये अगर आपने एक टॉपिक, तो शुरुआत आपकी अच्छी हो जाएगी इससे इंटरव्यू की, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट होकर प्रिपेयर करके गए थे, उसी टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये विन विन सिचुएशन हो जाती है।
तो ये वाला आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके बाद वो धीरे धीरे डाइग्रेस करना शुरू करते हैं, वो उस टॉपिक से थोड़ा हटना शुरू करते हैं और धीरे धीरे नए टॉपिक्स पर आते हैं। और उनमें जनरली बच्चे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। तो आप जब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, डू नॉट बी बॉदर्ड अबाउट बिग न्यूमेरिकल्स या बड़ी बड़ी ऑर्गेनिक सिंथेसिस, कोई नहीं पूछने वाला उससे क्वेश्चंस। आपको फोकस करना है कंसेप्ट पे। तो जैम के टाइम पे जो आपने कंसेप्ट पढ़े थे उनको रिवाइज करो। एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि अच्छा अगर हमने एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है और उसमें कैटलिस्ट डाल दिया तो उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर क्या इंपैक्ट होगा। अब इसका आंसर ये होगा कि कैटलिस्ट जो है वो सिर्फ रेट को इम्पैक्ट करता है, वो फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट को भी इम्पैक्ट करता है और बैकवर्ड के रिएक्शन के रेट को भी इम्पैक्ट करता है। इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता है, राइट। तो इस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कंसेप्ट अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। जितना आपका जैम का पार्ट था ना उसमें से न्यूमेरिकल्स और बड़ी बड़ी सिंथेसिस को हटा के बाकी सारे नोट्स अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो बाकी क्वेश्चंस भी आप इजीली आंसर कर पाओगे। मुझे नहीं लगता कोई भी इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो बहुत बहुत ज्यादा टफ होते हैं। दे ओनली वांट टू टेस्ट यू ऑन योर कंसेप्ट। और एक और बात यार, अगर आपका रैंक बहुत अच्छा नहीं भी है जैम में, फिर भी यार आपको ना घबराना नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपको रैंक के बेसिस पे जज करेंगे। रैंक के बेसिस पे सिर्फ वो कॉल तक देखते हैं। एक बार अगर आपको कॉल आ गई तो अगर एक मान लो 5 रैंक वाला बच्चा एग्जाम दे रहा है, इंटरव्यू दे रहा है, और एक सपोज 900 रैंक वाला बच्चा इंटरव्यू दे रहा है, वो इक्वली ही ट्रीट करते हैं। बिकॉज अब उनके लिए ये मैटर करता है कि आपके कंसेप्ट कितने अच्छे हैं। ओके, तो रैंक अब आपके लिए उतनी मैटर नहीं करती है। एक बार अगर आपको इंटरव्यू की कॉल आ गई तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है कि डजेंट मैटर मेरी रैंक क्या थी, बट अब मुझे अच्छा परफॉर्म करना है। तो फर्स्ट पॉइंट ये था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक टॉपिक प्रिपेयर करना है अच्छे से बुक से। दूसरा ये कि जैम के नोट्स रिवाइज करने हैं एक्सक्लूडिंग न्यूमेरिकल्स एंड बिग सिंथेसिस वाली प्रॉब्लम्स। थर्ड जो है वो बहुत बार क्या होता है, बहुत से ऐसे इंटरव्यूज है जिसमें थोड़े मैथ्स के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं यार। तो मैथ्स में ना ऐसा नहीं है कि आपको बहुत हाई लेवल की मैथ्स पढ़ के जानी है। थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, प्रोबेबिलिटी, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है, जैसे प्रोबेबिलिटी कई बार क्योंकि आगे भी यूज हो जाती है, एमएससी वगैरह के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसमें यूज हो जाती है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यूज हो जाती है। उसमें भी कोई 11th 12th के बड़े वाले फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस नहीं करने। बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट, लॉ के कंसेप्ट, उनको थोड़ा रिवाइज कर लोगे तो अच्छा रहेगा। प्रोबेबिलिटी काफी बार पूछी जाती है तो प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट अगर आप एक बार अच्छे से देख लोगे तो काफी अच्छा रहेगा। तो बेसिक मैथमेटिक्स को इग्नोर नहीं करना है। बेसिक मैथ्स जो होता है 11th 12th के टॉपिक्स का, आपको मैं एक सजेशन देती हूँ कि 11th 12th में आप जो मैथ्स पढ़ते हो ना, बस उसके जो समरी होती है ना, बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको यूट्यूब में मिल जाएंगी, जैसे इंटीग्रेशन की फॉर्मूले की वीडियोस मिल जाएंगी। इसी तरह से ही आपको प्रोबेबिलिटी के एक रिवीजन वीडियो मिल जाएगी जिसमें सारे प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कराए हुए हैं। तो उनको जरूर देख लेना, वो ही इनफ होता है। बहुत इन डेप्थ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बट हाँ आपको आने चाहिए। मैथ्स के कंसेप्ट काफी बार पूछ लिए जाते हैं तो मैथ्स के कंसेप्ट को आपने इग्नोर नहीं करना है बिल्कुल भी। फोर्थ पॉइंट यार ये है कि आपको ना कोई भी ऐसी बात वहां पे बैठ के नहीं बोलनी है जो आपको नहीं पता है। मतलब बेसिकली आपको ये नहीं कि आपको ये सिर्फ इंप्रेशन बनाने के लिए आप ये मत बोलो कि मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है। अगर कोई चीज नहीं आती है ना तो उसको बहुत क्लियरली एक्सेप्ट करो कि सर या मैम को, आप जो भी आपका इंटरव्यू ले रहे होंगे, दैट आई हैव स्टडीड दिस बट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दिस। आप ये कह सकते हो रादर देन बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट कि हाँ मुझे तो सब आता है, या बिन बात का कुछ भी बीटिंग अबाउट द बुश करना। वो चीज इंटरव्यूज में ना एक नेगेटिव इम्पैक्ट देती है। आप जितना ज्यादा अपने इंटरव्यू में ऑनेस्ट रहोगे, जितना ज्यादा आप क्लियरली उनको अपनी बात बोलोगे, उतना अच्छा रहेगा, राइट। और उनको इस चीज से अगेन मैं बोल रही हूँ, बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है कि आपसे आज तक आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी रही है या आपने जैम में क्या रैंक ली है। वो आपको सिर्फ और सिर्फ रिसर्च या कंसेप्ट के बेसिस पे जज करते हैं कि स्टूडेंट कितना इंक्विजिटिव है, स्टूडेंट के कंसेप्ट कितने अच्छे हैं, वो कितना ज्यादा केमिस्ट्री को समझना चाहता है, ना कि रटना चाहता है। ओके, ज्यादातर फॉर्मूले वगैरह भी नहीं, फॉर्मूले वगैरह में भी उनको इतना इंटरेस्ट नहीं होता। उनको कंसेप्ट में ही जो वाई के क्वेश्चंस होते हैं ना, वाई में बहुत इंटरेस्ट होता है कि ऐसा क्यों है, या अगर हम ऐसा कर देंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल इक्विलिब्रियम में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं,
बफर सॉल्यूशन में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि जैसे बफर सॉल्यूशन से आपसे पूछ लिया गया कि अगर मैं एक मेरे पास एसिडिक बफर है तो उसकी बफर कैपेसिटी क्या होती है, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, दो बफर कैपेसिटीज अगर दे दी तो कौन सा बेटर बफर है। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पे अपना काफी ज्यादा फोकस जो है अगर आप रखोगे तो इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। आप बहुत इजीली जो है ना इंटरव्यू को क्रैक कर पाओगे। ठीक है, तो यही सारी जो है ना टिप्स अगर आप याद रखोगे, बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है इंटरव्यू क्रैक करना। बस आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है और ऑनेस्ट रहना है। जितनी पढ़ाई की है उसको रिवाइज करना है और थोड़ा बहुत एक चैप्टर के लिए, दो चैप्टर्स के लिए अगर आप बुक रीडिंग करके जाओगे, अपने कंसेप्ट को बहुत अच्छे से बनाकर जाओगे तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। यू विल बी एबल टू एस द इंटरव्यू रियली रियली वेल। ठीक है, तो इतना ही मुझे आपको इसमें बताना था इस पर्टिकुलर वीडियो में। अच्छा, बहुत सारे एग्जाम फॉर्म्स अभी भी ओपन है, तो आप द मेंटर्स ऐप का जॉब अलर्ट सेक्शन चेक कर सकते हो। वहां पे सारे फॉर्म्स की इंफॉर्मेशन है जो अभी भी ओपन है। अगर आपने कुछ इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई नहीं किया है तो आप अभी भी कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनकी एप्लीकेशंस अभी ओपन है बट वो जल्दी क्लोज होने वाली है, तो जाकर द मेंटर्स ऐप पर आप चेक कर सकते हो जॉब अलर्ट्स सेक्शन में। ठीक है, तो विद दिस वी विल एंड दिस सेशन गाइस। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब, लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर कोई क्वेश्चंस है कि मैम स्पेसिफिक क्वेश्चंस है तो वो कमेंट्स में आप पूछ सकते हो। और एक नंबर भी गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें भी आप मैसेज करके पूछ सकते हो, बट कमेंट्स में पूछोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हो सकता है आपके जैसा क्वेश्चन किसी और भी स्टूडेंट का हो तो मैं कलेक्टिवली वो आंसर कर पाऊंगी। ठीक है, कोई और भी अगर कोई वीडियो रिक्वेस्ट है, आप चाहते हो कि मैं द मेंटर्स चैनल पर वीडियो बनाऊं, तो मेक श्योर दैट यू टेल मी इन द कमेंट्स एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। अगले वीडियो में मिलते हैं। और कोई भी अगर आपको डाउट हो कि इंटरव्यू के लिए और कैसे प्रिपेयर करना है तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी। द कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून।